आज 7 मार्च 2025 को दिल्ली से रिपोर्ट ये है कि आज हम मॉल में गए थे, रेस्टोरेंट में। कौन से रेस्टोरेंट में उसका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि फ़ास्ट फूड का प्रमोशन नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ कंजम्पशन करते हैं। तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी, हम उनकी बगल की सीट पे बैठे हुए थे। तो हमने उनसे कुछ बातचीत शुरू की। वो कैसे शुरू की वो हम फ्री में नहीं बताएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो थोड़ी अनकंफर्टेबल सीट्स थी, तो उसके कुछ दूरी पर जाकर हम बैठ गए। थोड़ी कंफर्टेबल सीट थी, लेकिन उनके बगल में ही थी वो भी। तो सामने एक आदमी भी आकर बैठ गया। ठीक है, अभी जब लड़कियां जाने लगी तो मेरी इनसे बातचीत हो गई थी कि पैम्फलेट मैं इनको पकड़ा दूंगा जाते समय और ये सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। ठीक है, तो वो जाने लगी तो मैंने उनकी तरफ देखते हुए ही अपने हाथ से बैग में से पर्चा निकाल के दे दिया। ठीक है, तो ये किस्सा ख़त्म हो गया। अब जब सामने वाले के साथ बातचीत ख़त्म हुई तो सामने वाले को भी जब पर्चा हमने बैग में से निकाल के दिया ना, तो हमारे हाथ में जो पर्चा आया ना, वो तो किसी सैलून का पर्चा था। सैलून का पर्चा था, मतलब कि जो लड़की को जो पर्चा दिया गया था वो मैंने देखा नहीं। मैं तो झोले में हाथ डाला और पर्चा निकाला, क्योंकि झोले में तो वही पर्चा रहता है जो हमारा पर्चा है, सुपीरियर सोसाइटी का। तो उसकी आंखों में आके डाल के मैंने पर्चा उसको पकड़ा दिया और वो चली गई। जब सामने वाले आदमी से बातचीत हुई, उसको पर्चा पकड़ाने की बारी आई तो हाथ में ये पर्चा है। तो हमको याद आया कि कल हम इसी मॉल में थे और एक आदमी सैलून का पर्चा बांट रहा था, तो उसके साथ इंटरेक्शन करते समय वो पर्चा हमने ले लिया और वो झोले में डाल लिया। तो जब दूसरा पर्चा हमारे हाथ में आया ना, तो वो सैलून का पर्चा था। क्या? तो ये सीन है। तो ऐसी रिपोर्ट है। अच्छा, अब उसी रेस्टोरेंट में 2-3 दिन पहले भी हम गए थे, तो वहाँ पर एक फैमिली आई हुई थी, उसको हमने कैसे हड़का दिया उसकी रिपोर्ट भी हम देते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। तो कुछ दिन पहले हम इसी रेस्टोरेंट में थे। एक सीट थी वहाँ पर, 4 सीट थी एक टेबल पे। तो हमने अपना झोला वहाँ पर रखा और हम ऑर्डर प्लेस करने चले गए। जब हम वापस आए तो देखा कि एक अंकल आंटी और उनका एक जवान सा लड़का, लंबा चौड़ा, मेरे से भी एकदम डबल, वो वहाँ पर आकर कब्जा करके बैठ गए। और मेरा जो झोला है वो बगल की टेबल पे, जो छोटी वाली गंदी वाली अनकंफर्टेबल टेबल है, उसके ऊपर रख दिया वो। तो जब मैं वापस आया तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया कि एक और थर्ड प्रकार की कोई टेबल थी, पहले तो उसको गुप्चा कैप्चर किया, वहाँ पे जाके अपना सामान रख दिया। फिर अपना झोला जब उठाने के लिए मैं गया उस फैमिली के पास में, तो मैंने उनको बोला कि ये तो यहाँ पर रखा हुआ था, आपने हमारी अनुमति के बगैर ये हमारा झोला क्यों हटा दिया? तो स्तब्ध तीनों के तीनों, मम्मी पापा और बेटा। प्लीज अंडरस्टैंड। तो जब हम उनके पास गए और हमने बोला कि ये हमारा बैग तो यहाँ रखा हुआ था, आपने यहाँ से उठाकर यहाँ कैसे रख दिया हमारी अनुमति के बिना? तो पहली बात तो वो चौंक गए, क्योंकि हमने ऐसे पहने हुए थे छपरी टाइप के कपड़े, शर्ट, जैकेट और बाल खड़े हुए और काला चश्मा फुल। और वो अंकल आंटी और उनका जवान सा लड़का, वो तीनों की दोनों स्तब्ध रह गए कि मतलब ये मेरी आधी हाइट का ये बंदा एकदम फुल अल्फा बन के सामने आके ये अनुमति के बारे में कैसे पूछ रहा है कि अनुमति के बिना बैग कैसे हटा दिया? तो उसका जो बाप है ना, वो अंग्रेजी झड़ने लग गया थोड़ी थोड़ी। ओ नो, इट वॉज देयर, नोबडी वॉज देयर, सो आई पुट इट हियर। मैंने बोला ऐसी की तैसी, अरे सिंस द बैग वॉज देयर, इट इज वेरी अंडरस्टूड इन आवर कंट्री दैट समवन इज देयर, समवन विल कम बैक आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर, सो हाउ कैन यू? तो वो ऐसे बोलने लगा, ओ नो नो नो, दैट वाज ओल्ड टाइम। मैंने बोला अच्छा अच्छा ओल्ड टाइम, ओह नाउ आई एम एनलाइटेंड। तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, फिर ठीक है। तो इस पूरे प्रकरण में सुपीरियरिटी की शिक्षा क्या प्राप्त होती है? इस पूरे प्रकरण में सुपीरियरिटी की शिक्षा यह प्राप्त होती है कि कभी भी कोई लड़ाई करना, झगड़ा करना, चीखना चिल्लाना, क्रोध करना, गाली गलौज करना, या कोई भी आंदोलन करना, कोई भी एजिटेशन क्रिएट करना, कोई भी पंगा लेना, ये सारा का सारा काम जो है ना, फाइट एंड फ्लाइट मोड से नहीं होना चाहिए। ये सारा का सारा काम अल्फा मोड से होना चाहिए, रिलैक्स मोड से होना चाहिए, क्रिएटिव मोड से होना चाहिए। मैं तो मौज में ही हूँ और मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं। और वर्स्ट केस में क्या होगा, ये मेरा आर्ग्यूमेंट जीत जाएगा तो जीत ही जाएगा। मैंने तो टेबल अपनी गुपची रखी है जो कि सबसे बेस्ट नंबर की टेबल है, आप समझिए, एवरी टाइम। मतलब कुछ होने वाला ही नहीं है, वो जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर क्रिएटिविटी, जस्ट फॉर अ गेम ऑफ प्ले। इट्स शिनचैन गेम। शिनचैन और नोबिता। क्या तुम सच कह रहे हो डोरेमोन? हाँ नोबिता, मैं सच कह रहा हूँ। तो इट्स जस्ट अ प्ले,
It is always a play. You have nothing to lose. You're not going to lose anything at all. Please understand. It is not coming from fight and flight mode. It is coming extremely from. क्या समझे भाई साहब? तो जिंदगी में जब भी हमने कहीं एजिटेशन किया है, कोई लड़ाई की है, झगड़ा किया है, गाली गलौज की है, किसी को हड़काया, धमकाया है, कुछ भी किया है, जिंदगी में ले लो और पिछले पूरे 9 साल में तो ले ही लो, मतलब पूरा माइंडफुली किया है, पूरा फुल विवेक से और कॉन्शियस से किया है, और उसके बदले में जो भी उसका रिपरकशन होगा उसके लिए हम 101% तैयार है, पूरा होश में और कॉन्शियसली और अवेयरनेस में और सजगता के साथ में किया हमने हर झगड़ा, लड़ाई और गाली गलौज। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी 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 क्लियरली, एक्सक्लूसिवली फॉर फन, कि उससे कुछ नुकसान होने ही नहीं वाला है, कुछ नुकसान होने ही नहीं वाला है, क्योंकि जिंदगी में फायदा किससे होना चाहिए था? सेल्फ एक्सप्रेशन से होना चाहिए था। तो ये झगड़ा करने मात्र से मेरा फायदा हो चुका है। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नथिंग टू लूज एंड देयर इज नो ग्रीड फॉर विनिंग। उसमें कुछ जीतने वाली बात ही नहीं। जीत तो तभी हो गई जब मेरे मन में जैसा और मैंने उसको वहां पर बोल दिया बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। प्लीज अंडरस्टैंड, क्या समझे भाई साहब? तो ऐसे दैनिक जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख हमने किया है। जैसे अभी ट्रेन में थे, 3rd AC ट्रेन थी जो प्रयागराज जाने वाली थी, तो वो 2 घंटे के 8 घंटे ले रही थी। तो वो 2 घंटे के अंतराल में जो लोकल वहाँ पे कुछ औरतें चढ़ गई, 3-4 औरतें AC के अंदर, और दे पकड़ 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 दे पकड़ पकड़ मारने लगी। क्या मेरा तो मन कर ही रहा था गोली मार दूं स्क्विड गेम की तरह है, पर ठीक है, मेरी जीत वहाँ पर क्लियर हो गई कि यहाँ पर मेरी जीत तो होगी नहीं। मतलब मेरी जीत तो तभी होगी जब मैं इनको गोली मार दूंगा। अब जीत कैसे होगी? जीत होगी सेल्फ एक्सप्रेशन से। तो मैंने उनको रेस्पेक्टफुली, प्लीज अंडरस्टैंड, अनजान लोगों से हमेशा रेस्पेक्टफुली बात करना, नहीं तो फिर वो जो नाजायज मुद्दा है ना उसका मुद्दा बनाते हैं कि गाली दे दी और बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन जो एग्जैक्टली लॉजिक था ना, उस लॉजिक को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। लॉजिक क्या है कि आपके पास टिकट नहीं है तो कम से कम शांति से तो बैठ जाओ। यहाँ पर इतना 2 घंटे के 10-10 घंटे लग रहे हैं, चक्कर चक्कर कर दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? यहाँ पे जो लोग पैसे देके बैठे हैं उनको तो शांति से बैठने दो। प्लीज अंडरस्टैंड, क्या लॉजिक मार दिया आप करते करते। क्या समझे भाई साहब? तो जो समान भाव में रहने वाली थ्योरी है वो बहुत ही लो IQ, बहुत ही बेवकूफ़ाना और बहुत ही इमेच्योर थ्योरी है। क्योंकि जो ये लिम्बिक सिस्टम है, जो 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, इनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कोई इंसान दुख महसूस करता है या खुशी महसूस करता है या उत्साह महसूस करता है तो उसका पूरा शरीर महसूस करता है, तो उसके शरीर के अंदर वो प्लास्टिसिटी होनी चाहिए, वो लचीलापन होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी कब आएगी? जब हंसने का टाइम आएगा तो पूरा हंस देगा क्या? और रोने का जब टाइम आएगा तो ऐसा रोएगा कि मतलब पूरा मोहल्ले को सुना देगा, जिसमें कोई बुरा ही नहीं है। जितनी इंसान की पुकार, चीख पुकार तेज होगी, वो उतना बड़ा सायरन है कि समथिंग इज रॉन्ग इन द वेलबींग ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमैनिटी। तो बाकी सारे ह्यूमंस को की तरफ दौड़ना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ऐसा कुछ तो नहीं हो गया जो बाकी सबके साथ होगा, तो उनको भी इतना चीख पुकार करना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ येलिंग एंड वाइनिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, कितनी बड़ी बात है। क्या समझाया हमने आपको कि जब आदमी की ज़िंदगी में खुशी होती है तो उसको चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के सबको बताना चाहिए कि मैं कितना खुश हूँ, ज़िंदगी इतनी मौज में। और जब उस आदमी की ज़िंदगी में तकलीफ होती है तो भी उसको बहुत चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के सबको बताना चाहिए। मतलब किसी का रोना, चीखना, चिल्लाना तो इतनी ज़्यादा दिव्य चीज़ है, इतनी ज़्यादा नैसर्गिक चीज़ है कि आपकी सोसाइटी में जो गुलाम लोग हैं ना, वो छोटे बच्चे की जो चीख पुकार है, रोना धोना है, उसको भी नज़रअंदाज करते हैं, जबकि उससे तो दिव्य कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब चिल्लाने का मतलब ये है कि सब लोग अपना काम धंधा छोड़ दो और उसको अटेंशन दो। प्लीज अंडरस्टैंड, और चेक करो कि ये जायज़ है कि नाजायज़ है, और यदि इसका चिल्लाना जायज़ है तो उसका दुख दूर करो। मतलब यही तो कम्यून है बेसिकली। जब भी कोई बच्चा चिल्ला रहा है ना या चीख रहा है तो वो रजनीश को पुकार रहा है। रजनीश ने कहा था कि कम्यून होना चाहिए, कि आपकी मम्मी कहीं बिजी है तो किसी और की मम्मी है, सारी मम्मियाँ एक साथ आ जाओ, सारे पापा एक साथ आ जाओ, सारे बच्चे एक साथ आ जाओ, और सब एक दूसरे को पुचकारो, प्यार करो और इज्जत करो, सलाम करो। मतलब किसी एक इंसान के ऊपर सारा बोझ ना डाला जाए, इसलिए बच्चा चिल्ला। क्या समझे? हम आपको बता रहे हैं कि आपके संस्कारों में आपको क्या सिखाया कि अपनी खुशी के बारे में ज़्यादा चीख चीख के किसी को चिल्ला चिल्ला के बताना नहीं, क्योंकि अगले जलते हैं और किसी को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। और यदि आपका गम है तो उसको भी छुपाना, क्योंकि आप गम किसी को बताओगे तो नोबडी केयर्स, और दूसरे वाले खुश होंगे, ताली बजाएंगे और मिर्च मसाला गा के आगे लोगों को बताएंगे। तो ये सब बेईमानी सिखाने वाला काम है बेसिकली। प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें कोई ऑनेस्टी नहीं है, इसमें कोई नेचुरलनेस नहीं है, इसमें कोई ऑर्गेनिक लिविंग नहीं है, इसमें कोई इकिगाई नहीं है, इसमें कोई प्रकृति के साथ अलाइनमेंट नहीं है। ये पूरा बेईमानी वाला काम है। और
जितना आदमी चीखता चिल्लाता है, जितना आदमी खुश रहता है, उतना उसके मैंने आपको लॉजिक बता दी कि एक तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके ये उतने वैरायटी ऑफ इमोशंस को एक्सपीरियंस कर पाएगा और छलांग लगा पाएगा अच्छे अच्छे इमोशंस के अंदर, और क्वांटम जंप लेने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और दूसरी बात, ये एक अलार्म है इस ऑर्गेनिज्म का कि उस अलार्म में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए चीखना चिल्लाना और रोना और हल्ला करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है पूरी सोसाइटी का अटेंशन लेने के लिए। तो ये सारे जो संस्कार है ये किसने बना रखे हैं? ये दुनिया को गुलाम बनाने वाली जो शक्तियां हैं, जिन्होंने कई सदियों से और कई हजारों सालों से सोसाइटी में लोगों को गुलाम बनाया, उन्होंने संस्कार सिखाए कि ह्यूमिलिटी रखना, हम्बलनेस रखना, हम्बल का कम्बल ओढ़ के रखना, ठीक है, और एरोगेंस से बात मत करना, और अपने बारे में ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा बात मत करना, नहीं तो लोग उसको अहंकारी समझेंगे। और पहले तोलना फिर बोलना, और यदि बोलने लायक बात नहीं है तो उसको अपने अंदर ही, बेसिकली क्या है कि इफ़ यू आर एस्केपिंग द वॉर आउटसाइड देन यू आर गेटिंग इनटू द वॉर इनसाइड, मतलब आप अंदर ही अंदर उस कन्फ्लिक्ट में रहेंगे यदि वो कन्फ्लिक्ट आपने बाहर नहीं निकाला और बाकी लोगों के सामने नहीं रखा और बाकी लोगों को उसमें सम्मिलित नहीं किया। तो ज्यादा से ज्यादा बोलना, चाय के पीने के बारे में, ट्रेन लेट हो गई और पहले से दुबले हो गए हो, खाना वाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, और खाना खा लो, चाय पी लो, ये फालतू बातें करना, मुद्दे की बातें नहीं करना। मुद्दे की बातें कौन सी हैं? मुद्दे की बातें वो है जैसे कि 15 लाख मुद्दा है। मैं एक करोड़पति रिश्तेदार के घर में गया था जो मोदी का गुलाम है, उसने बोला कि पुरानी बात होगी तो छोड़ दो, तो मैं तो बोलता हूँ कि 20 साल पहले भी किसी का रेप हो गया था, कोर्ट के अंदर तारीख पे तारीख को डाल रहे हो, तो छोड़ दो उसको, भूल जाओ, मूव ऑन कर जाओ, प्लीज अंडरस्टैंड। बढ़ा रहे हैं आपके मन में जो समस्या है, जो मसला है, जो चीज आपको तकलीफ दे रही है, उसको अपने बाहर अड़ोस के पड़ोस के लोगों से, अड़ोस पड़ोस के स्टेट के लोगों से, अड़ोस पड़ोस के देश के लोगों से, पूरी दुनिया से, पूरी कायनात से चिल्ला चिल्ला कर यदि आप नहीं बता रहे हैं तो आप अपने साथ एक बार में घुस रहे हैं और आप अपने ऊपर वार कर रहे हैं। जबकि जिम्मेदारी किसकी थी, वो समस्या किसने बनाई थी? वो बाकी सब लोगों ने बनाई थी, सबको मिलकर सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन सब लोगों ने जिम्मेदारी बना के आपको आपके अंदर ही, आपके दिमाग के अंदर ही कंफ्लिक्ट में डाल दिया। तो क्या समझे, आपका शोषण करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए और आपसे आपका वेलबींग का अधिकार छीनने के लिए ऐसे संस्कार और रीति रिवाज डाले गए हैं कि हम्बल बन के रहना, पहले तोलना फिर बोलना, अपने बारे में ज्यादा चार बातें अगर सत्य भी हैं तो बताना नहीं क्योंकि वो अहंकार होता है, और फिर खूब बोलना और कम नहीं बोलना और गम नहीं बोलना। जो हमने कविता लिखी, कम बोलो और गम बोलो, को उसका अभ्यास नहीं करना, बस बकर बकर मारना, फालतू बकवास करना, ठीक है, टाइम पास करना, सतही कन्वर्सेशन करना, और मम्मी पापा चाचा चाची ये सब चलता रहे, चलता 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 रहे, चलता 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 रहे, ठीक है। और जो असली मुद्दे हैं, देखो बाजार जो है ना आपको कैसे गुलाम बनाता है। 20 साल पहले एक इंफॉर्मेशन एक बार आपके कान में डाली गई थी, भले वो आपके वेलबींग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपने उसको बुला दिया। क्यों? क्योंकि 20 दिन पहले कोई इंफॉर्मेशन 20 बार डाली गई थी और 20 दिन से 20 बार डाली जा रही है, तो आपको वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। सारे के सारे गुलाम जो लोग वो आईआईटी बाबा के पीछे पक गए। अरे 15 लाख को कैसे भूल गया यार तू? तेरा अब तू अपना 15 लाख भुला के आईआईटी बाबा के पीछे कैसे पड़ सकता है? क्या सिखाया हमने आपको कि आपको गुलाम बनाने वाली जो शक्तियां हैं वो आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो दबा देती हैं, और जो उनकी प्रायोरिटीज हैं वो प्रायोरिटीज आपके ब्रेन में बार बार फायर कराती रहती हैं। तो जैसे कि गुलाम बन गए, अजमेर का भव्य पाठक गुलाम बन गया, अजीत पुणे का गुलाम बन गया, एक मैडम है हिसार की वो भी गुलाम बन गई, और एक फौजी है अपना राजस्थान का वो भी गुलाम बन गया। तो ऐसे लोग गुलाम बन गए, लेकिन हम गुलाम नहीं बने। हम तो आईआईटी बाबा की लेवरेज को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या थी? हर इंसान की हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा अमीर बनना, ज्यादा से ज्यादा सफल बनना, ज्यादा से ज्यादा खुश बनना, ज्यादा से ज्यादा जिंदगी को जीना, जिंदगी की ज्यादा से ज्यादा मौज करना। तो प्रतिदिन उसका सारा एफर्ट वही होना चाहिए। मतलब अगर तेरे को 15 लाख तेरे को चाहिए थे तेरे, तो रोज ये मसला क्यों नहीं उठा रहा है कि 15 लाख का है, 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 15 लाख लाओ, 15 लाख लाओ, 15 लाख लाओ, 15 15 15 लाख, 15 15 15 15 रोज मतलब आप समझ रहे हैं ना? अपनी प्रायोरिटीज का रोज मंजीरा बजाना, अपने व्यक्तिगत रूप से बजाना, अपने फोन में बजाना, व्हाट्सएप में बजाना, फेसबुक पे बजाना, यूट्यूब बजाना, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, अड़ोसी को पड़ोसी को, चुनाव आ रहे हैं तब, और कुछ भी हो रहा है तो कुंभ आ रहा है, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, अपनी जिंदगी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का रोज मंजीरा बजाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दिल्ली में हूं, अभी घर जाऊंगा ना अजमेर, तो जाते ही मतलब मेरी मम्मी ये पूछेगी कि खाना खा लिया क्या, या चाय पिला दूं क्या,
या फिर दुबला हो गया, या फिर ट्रेन लेट हो गई ना, या फिर आज तो बारिश होने वाली थी, आज गर्मी या सर्दी है, ऐसा फालतू बातें। प्रायोरिटी नंबर 1 क्या होनी चाहिए मेरी और मेरी मदर के बीच में? मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मदर को जो घुटने का दर्द है या फिर टकने का दर्द है उसका क्या हुआ, उसको और ठीक कैसे करना है, उसको पूरी तरह ठीक कैसे करना है। सुबह शाम यही बातें करो, यही बातें करो, यही बात करो, इस दर्द क्या करना है, इसके लिए इसको बुलाओ, वो बुलाओ, किताब पढ़ो, रिसर्च करो, राजीव सबको इसी के बारे में बात कर लो, और ट्रेन गई मात चुदाने। मतलब कल मैं अपने घर के आसपास दिल्ली में घूम रहा था, तो एक दुकान वाला था, उसके साथ बात हुई थी 7-8 साल पहले जब हम सुपीरियर सोसाइटी के पर्चे बांट रहे थे। तो बातचीत करते समय मुझे उसका एक लाइन, एक वाक्य याद है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे देश में यार, सॉल्व तो करनी पड़ेंगी। बस उस आदमी से यही एसोसिएशन है मेरा जो दिमाग में घूम रहा है। अभी मैं कल मैं उसके सामने आया ना, तो उसने मुझे देखते ही क्या बोला, और कहां पर हो, बहुत दुबले हो गए। अबे यार, तेरी लाइफ की प्रायोरिटी कैसे हो सकती है कि मैं दुबला हो गया कि मोटा हो गया? तेरी लाइफ की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, वो कौन कौन समस्याएं हैं, उनको सोल्व कैसे करना है, और हम कैसे भागीदारी हो सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। एक और गुलाम कल चूतिया मिल गया, सड़क पे मिल गया, वो बोल रहा है कि और भैया कब आए, कैसे हो? अबे कब मैं आया उससे तुझे क्या मतलब है? तुझे शेयर मार्केट के कंटेंट क्रिएट करने थे, और वो तू 2 साल से टरकाते जा रहा है। मेरे को मिलते ही तुझे उसकी वो मुद्दा उठाना चाहिए था, उसका क्या हुआ और वो रुका हुआ है तो आगे कैसे बढ़ाना है। प्रायोरिटी में इतने ज्यादा पीछे हो, आपकी सोसाइटी में लोग इतने पीछे, सब गुलाम है भाई साहब। तो क्या ये बात सच है कि आप यदि अपनी खुशी बयां करोगे तो लोग जलेंगे, और आप अपने गम बयां करोगे तो लोग अंदर ही अंदर खुश होंगे, ताली बजाएंगे और मिर्च मसाला लगा के इधर से उधर आपकी उन सूचनाओं को करेंगे? क्या ये बात सच है? ये बात सच है, लेकिन कूप मंडूकों के लिए। जो आदमी 25 साल से उसके घर के सामने खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उसी को देखे जा रहा है, तो प्लॉट उसके दिमाग में फिट हो चुका है। फिर वही मकान है, वही दुकान है, और फिर वही टीवी है, वही बीवी है, वही खाना खुजाना, वही रूटीन है, तो सो जाना है, वही बाथरूम है। तो ऐसा है। लेकिन आप अपने गम को पूरे शहर को बांट दो, पूरे देश में बांट दो, पूरी दुनिया में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलो कि मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये दिक्कत है, आज उसको सॉल्व करो, आज उसको सॉल्व करो, क्योंकि मेरी अकेले की वजह से दिक्कत नहीं, तुम सबकी वजह से दिक्कत है, सरकार की वजह से दिक्कत है, अखबार की वजह से दिक्कत है, तुम सबको भी दिक्कत हो सकती है, किसी को भी दिक्कत हो सकती है, किसी को भी दिक्कत ना हो, तुम सबको भी दिक्कत हो, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही तो आ जाओ उसको सॉल्व करो, मेरे को दिक्कत है, मेरे को दिक्कत है, मेरे को दिक्कत है, मेरे को दिक्कत है। पूरे चीन से लेकर जापान से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह अपनी समस्या फैला दो, उसको सॉल्व करने को जिंदगी की पहली प्राथमिकता बनाओ। प्लीज अंडरस्टैंड। तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के समस्या बताने में क्या है कि जैसे किसी औरत की शादी टूट जाती है, उसका पति छोड़ के भाग जाता है या डिवोर्स दे देता है या किसी और से प्यार करने लगता है, खर्चा वर्चा नहीं देता है, तो इस औरत को क्या करना चाहिए? चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पूरे शहर को बता देना चाहिए, सारे भाइयों को जमा करना चाहिए कि तू, तेरे को रक्षाबंधन माना ना, तू किस दिन काम आया, किस दिन रक्षा करेगा मेरी, जाके उसको पकड़ के लेके जूत लगा और मेरे को पैसे दिला और मेरे को पूरा खर्च दिला जिंदगी भर का। क्योंकि तुम लोगों ने ये प्रावधान, ये रीत बना रखी थी कि शादी करनी है, तुम्हारी शादी से कंप्लायंस करके, शादी की व्यवस्था से कंप्लाई करके मैंने शादी कर ली, अब शादी टूट गई, और तो उस बाप को बोला, सारे चाचा को बोला, वो मामा को बोला, जो पूड़िया बांट रहा था, वो सारे गुलामों को बोला, बैंड बाजा बजा रहे थे, जो नाच रहे थे, जो दारू पी रहे थे, जो बम फोड़ रहे थे, सारे के सारे जो फोटो वोटो खींच रहे थे, जो बच्चे हैं, जो घर के अंदर पापा है, मम्मी है, सबको जमा कर, सबको जमा कर, और मेरी शादी टूटने की वजह से मेरा जो सर्वाइवल खतरे में आ गया है, उसका क्या करना है? सब के सब लोग पैसा निकालो। उस औरत को एक एक घर में जाना चाहिए, एक एक जूत बजाने चाहिए और पैसा निकालना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड। आपको अपनी प्रॉब्लम जो कि आपकी वजह से नहीं, सोसाइटी की वजह से, उसके मुंह पर मार देना चाहिए और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हमने देखो 9 साल तक अपनी पहली प्राथमिकता को कभी नहीं भुलाया। इतना होश पूर्वक, इतनी ईमानदारी से, इतने पूरे ईमान से, पूरे विवेक से, फुल कॉन्शियस में लेके अपनी जो पहली प्रायोरिटी है उसको हमेशा याद रखा। और पूरी सोसाइटी में 9 साल से हम पूरे इंटरनेट पर, पूरी दुनिया में चीख चीख कर अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बता रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि मैं अच्छे बच्चे की तरह स्कूल गया, अच्छे बच्चे की तरह आपके सोसाइटी के सब नियमों का पालन किया, उसके बाद मैंने 3200 प्रकार के स्किल सीखे, उसके बाद तुमने इस प्रकार की रोस्चाइल्ड की और नॉन आरटीआर वाली और जूरी नॉन जूरी वाली ऐसी व्यवस्था बना रखी है जिसकी वजह से मेरा सर्वाइवल खतरे में आ रहा है। तो एक काम करो, तुम सब के सब पैसा निकालो, हर महीने का पैसा निकालो, पैसा निकालो, पैसा निकालो, पैसा निकालो, मार्च का पैसा निकालो, फरवरी का पैसा निकालो, दिसंबर का पैसा निकालो, अप्रैल का पैसा निकालो, पैसा निकालो, पैसा निकालो, पैसा निकाल, 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 पैसा निकाल कर करके 9 साल से करोड़पति की गई लाइफ जी रहा हूं हम। क्यों? क्योंकि हमने अपनी प्रायोरिटी को हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी रखा है। प्लीज अंडरस्टैंड।